नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी केंद्र के कानून पर अन्नदाताओं की गुस्से की, वैक्सीन सेंटरों पर पीएम के दौरे की, बात करेंगे हैदराबाद निगम चुनाव में जोर पकड़ते प्रचार की और जानेंगे लालू पर दिए बयान पर अब क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, और आखिर में बात देश में गहराती आर्थिक मंदी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में राज्यसभा की सीट चुनाव लड़ने की तैयारी में आरजेडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर हो रहा है विचार। महागठबंधन के नेताओं से विचार कर जल्द उम्मीदवार के नाम का होगा ऐलान। कांग्रेस को मिला नया कोषाध्यक्ष। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पवन बंसल को सौंपी पार्टी कोषाध्यक्ष की कमान। मनमोहन सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं बंसल। सपा ने एक बार फिर बीएसपी के किले में लगाई सेंध। बीएसपी के 4 पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों ने थामा सपा का दामन। पहले भी कई नेता और विधायक बीएसपी छोड़ सपा में हो चुके हैं शामिल। गाड़ियों के पंजीकरण के नियमों में हो सकता है बदलाव। वाहन मालिकों को अब उत्तराधिकारी का देना पड़ सकता है नाम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का रखा है प्रस्ताव। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर केंद्र के विकल्पों का विरोध करने वाला पंजाब भी आया केंद्र सरकार के साथ। पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए पहले विकल्प को चुनने का किया फैसला। केंद्र का विकल्प चुनने वाला 26वां राज्य बना पंजाब। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अन्नदाताओं की दिल्ली कूच की इजाजत तो केंद्र सरकार की ओर से मिल गई है। बीजेपी शासित राज्यों ने भी अन्नदाताओं को रास्ता दे दिया है, लेकिन दिल्ली में अन्नदाता कहां जाएं, इसे लेकर पेच फंस गया है। केंद्र ने अन्नदाताओं को धरना देने के लिए बुराड़ी में जगह दी है, लेकिन अन्नदाता असमंजस में हैं। उन्हें इसमें सरकार की चाल दिख रही है। ऐसे में आज दिन भर कैसा रहा इस आंदोलन का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अन्नदाता शनिवार सुबह भी सिंघू बॉर्डर पर जमे रहे। अन्नदाताओं ने सुबह यहां बैठक भी की और तय किया कि फिलहाल वो यहीं जमे रहेंगे। सरकार ने बुराड़ी में जो जगह उन्हें दी है वहां जाने का अभी उनका विचार नहीं है। पंजाब के हरिंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे, सिंघू बॉर्डर पर हम अपना विरोध जारी रखेंगे। दूसरी ओर कुछ अन्नदाता बुराड़ी जाने के पक्ष में भी थे। दर्शन पाल ने बताया कि वे बुराड़ी जाने के पक्ष में हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रदर्शन का लक्ष्य दिल्ली पहुंचना और केंद्र सरकार पर इन 3 कृषि कानूनों को लेकर दबाव बनाना था। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सरकार अन्नदाताओं और उनके संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनके मुद्दों को हल किया जा सके। हमने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। मुझे उम्मीद है कि वे बैठक में आएंगे। मैं राजनीतिक दलों से अन्नदाताओं के नाम पर राजनीति नहीं करने का आग्रह करता हूं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 4 तस्वीरें ट्वीट करके सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए। जब बीजेपी के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर अन्नदाताओं के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली ने अन्नदाताओं के खिलाफ कानून बनाए, वो ठीक, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत। राहुल गांधी ने इस मामले में सरकार को घेरा। अन्नदाताओं का दावा है कि कल तक 2 लाख से ज्यादा अन्नदाता दिल्ली पहुंच सकते हैं और इस बार हम तभी वापस जाएंगे जब सरकार अपने कानून वापस लेने के लिए तैयार हो जाती है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों से अन्नदाताओं की चिंता बढ़ी हुई है। वो इसका समाधान चाहते हैं। वैसे देश में स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर भी बड़ी चिंता बनी हुई है। इसका समाधान वैक्सीन से होगा, लेकिन वैक्सीन कब आएगी इसका इंतजार है। इसी बीच आज पीएम उन वैक्सीन सेंटरों में गए जहां संक्रमण के खिलाफ इसे तैयार किया जा रहा है। तो कहां गए पीएम और उन्होंने वैक्सीन की तैयारी पर क्या दिया बयान, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज देश के 3 अलग अलग राज्यों के वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। देश में जो स्वास्थ्य मुसीबत आई हुई है उसके लिए यहाँ वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। इस दौरान पीएम ने वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करके वैक्सीन की तैयारियों, सामने आने वाली चुनौतियों और प्रयासों के संबंध में जानकारी हासिल की। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए वो यहां आए थे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस काम के लिए इस प्रयास के पीछे जो टीमें लगी हैं उनकी सराहना करता हूं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के बाद हैदराबाद गए, जहां उन्होंने भारत बायोटेक के केंद्र का दौरा किया। हैदराबाद के जिनोम वैली में भारत बायोटेक का मुख्यालय है।
जहां पीएम पहुंचे थे। आपको बता दें कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जाने वाले टीके के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है और अपने दौरे के अंत में पीएम पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। सीरम दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद भी इसी कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली वैक्सीन से है, क्योंकि ये सबसे पहले बाजार में आने वाली है। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के फरवरी 2021 तक मार्केट में आने की पूरी संभावना है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में साफ कहा था कि वैक्सीन कब आएगी इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैज्ञानिक तेजी से इस पर काम कर रहे हैं और वो ही तय करेंगे कि कब तक ये तैयार हो सकती है। पीएम जिन 3 वैक्सीन सेंटरों में पहुंचे थे उनमें से एक हैदराबाद में भी है। पीएम हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में इस समय चुनाव चल रहे हैं। वैसे पीएम ने कोई राजनीतिक बात यहां नहीं की, लेकिन उनकी हैदराबाद में उपस्थिति और वो भी मतदान से 3 दिन पहले बहुत कुछ कह गई। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग है और बीजेपी ने इस बार जो ताकत लगाई है उससे राज्य की सत्ताधारी टीआरएस भी चौंक गई है। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी प्रचार में उतार दिया है। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है हैदराबाद का निगम चुनाव, देखिए हमारी रिपोर्ट। हैदराबाद में इस समय गली गली चुनाव प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। तेलंगाना की सत्ताधारी और हैदराबाद निगम पर काबिज टीआरएस और हैदराबाद निगम में दूसरे नंबर की पार्टी एआईएमआईएम तो बीजेपी के प्रचार अभियान को देखकर उस पर तंज कस रहे हैं। गली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को गली गली घूमने को मजबूर कर दिया है। वैसे ये चुनाव गली का चुनाव नहीं है, 150 सदस्यीय ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है, जिसका साल का बजट 8,000 करोड़ रुपए के करीब है। इस निगम के क्षेत्र में 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें आती हैं। यदि तेलंगाना की विधानसभा को देखें तो ग्रेटर हैदराबाद निगम में ही तेलंगाना विधानसभा की 20% सीटें आ जाती हैं और बीजेपी की नजर भी इसी पर है। इस बार हैदराबाद निगम चुनावों में टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन भी नहीं है, क्योंकि टीआरएस को डर है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा मिल सकता है, जो राज्य में एआईएमआईएम को अपना नंबर 1 विरोधी मानते हुए प्रचार में जुटी है। चुनाव ग्रेटर हैदराबाद निगम का है और बीजेपी की ओर से मुद्दे राष्ट्रीय उछाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय नेता ही प्रचार में आगे दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पास इस समय मजबूत स्थायी नेता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गली गली घूम रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद पहुंचे, लेकिन उनका दौरा दूसरे कारण से हुआ, लेकिन निशाना निगम चुनाव ही था, क्योंकि मतदान से 3 दिन पहले पीएम का हैदराबाद पहुंचना अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। इसके अलावा कल यानी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, टेनिस स्टार साइना नेहवाल, खुशबू सुंदरम, 1 दर्जन से ज्यादा सांसद, कई पूर्व मंत्रियों के साथ तमाम दिग्गजों को पार्टी ने हैदराबाद में झोंक दिया है और ये ताकत लगाई जा रही है 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों को जीतने के लिए। यदि बात 2015 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव की करें तो टीआरएस ने 99 सीट जीती थी, एआईएमआईएम ने 44, बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 2 और टीडीपी ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी को फिर 4 सीटें मिली थी, लेकिन अब बीजेपी की निगाहें हैदराबाद की सत्ता पर है। संक्रमण काल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां लगा रखी है। जेपी नड्डा के रोड शो में शुक्रवार को जिस तरह की भीड़ दिखी, वो पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों को ही आईना दिखा रही है, जिसमें पीएम लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के रोड शो में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और ना ही मास्क के प्रयोग पर जोर दिख रहा है। जोर है तो सिर्फ पार्टी के प्रचार पर। हैदराबाद में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रचार अपने अंतिम दौर में है। बिहार में भी इसी महीने चुनाव हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर यहां चुनाव की तैयारी है। वैसे चुनाव तो राज्यसभा की एक सीट पर हो रहा है, लेकिन एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बिहार में इतनी जल्दी क्यों हो सकते हैं चुनाव और क्या है चिराग का दावा, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में एलजेपी को 1 सीट मिली और करीब 24 लाख वोट भी मिले, जो वोटिंग का करीब 5.5% था। सीट भले ही 1 मिली हो, लेकिन चिराग को खुशी इस बात की है कि उनके कारण जेडीयू को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। एनडीए को बिहार की 243 में से 125 सीटें तो मिली हैं, लेकिन इनमें से जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी को 4-4 सीटें मिली हैं,
और ये दोनों पार्टियां कब तक एनडीए के साथ रहेंगी, इस पर सवाल बना हुआ है और एनडीए को इन दोनों ही पार्टियों के साथ की जरूरत है। इसे लेकर चिराग पासवान ने एलजेपी के स्थापना दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि नीतीश कुमार की ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है और राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकता है। चिराग ने कहा, इस समय मौजूदा स्थिति में जिस तरह की सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों से मैं इस बात का जरूर आग्रह करता हूं कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चिराग ने चुनावों में बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचारकों के एक सीट पर जीत प्राप्त की है और राज्य में मजबूत आधार हासिल किया है, जो पार्टी के विस्तार का संकेत है। चिराग बिहार में पार्टी के विस्तार और जल्द विधानसभा चुनाव की बात कर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बिहार में सरकार बनते ही उसे गिराने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नीतीश कब तक सीएम रहेंगे ये तय नहीं है। ऐसे दावे तो महाराष्ट्र में भी एक साल से बहुत हो रहे हैं। बीजेपी नेता एक साल से दावे कर रहे हैं कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ ही दिन में गिर जाएगी। इन दावों के बीच सरकार ने आज एक साल पूरा कर लिया और इस अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर तंज कसे। क्या कहा ठाकरे ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। आज से एक साल पहले जब ठाकरे सरकार बनी तब अटकलें थी कि ठाकरे सरकार अपना एक साल पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे की सत्ता पर पकड़ मजबूत बनी हुई है। ठाकरे और पवार की जोड़ी ने सरकार चलाने का ये कमाल कर दिखाया, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में भाजपा नेता अक्सर भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि ठाकरे की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और गिर जाएगी। इस पर उद्धव ने कहा कि उन्हें भविष्यवाणी करते रहने दें, वो व्यस्त हैं और खुश हैं। मैं उनकी खुशियों को खराब नहीं करना चाहता। इस समय दुनिया एक सदी के बाद महामारी जैसी स्थिति का सामना कर रही है। इससे पहले जो भी सरकार चला रहा था उसे इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। बीजेपी नेताओं के बयान पर उद्धव ने कहा कि मैं कभी किसी पर निजी जीवन के ऊपर नहीं बोलता, ऐसा कभी मेरा इरादा नहीं है। मैं लगन से काम करता हूँ और जोश से मुद्दों पर बात करता हूँ, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या कटाक्ष नहीं करता। जैसे बीजेपी ने मेरे परिवार को लेकर कहा है, जब हम उनके साथ थे तो हम उनके साथ अच्छे थे, हम उनके लिए प्रचार करते थे, जिसके बिना उनके वोट बैंक को नहीं भरा जाता। अब देखिए कि जिस तरह से वे हमारे परिवार के बारे में बोल रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को बता रहा है। मैं उनके स्तर पर जाकर उनको जवाब नहीं दे सकता। महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना के बीच बयानों का दौर चल रहा है। बीजेपी दावा करती है कि सरकार कभी भी गिर जाएगी, तो शिवसेना बीजेपी को चुनौती देती है कि वो सरकार गिराकर दिखाए। लेकिन बिहार में तो बयानों से पलटने की बात हो रही है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार अब लालू पर दिए अपने बयान से ही पीछे हटते दिख रहे हैं। तो अपने बयान पर अब क्या है नीतीश की सफाई, देखिए हमारी रिपोर्ट। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। ये बयान नीतीश कुमार ने वैशाली के मनहार में हुए चुनावी रैली में दिया था और इसी बयान को लेकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को विधानसभा में घेर लिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार सदन में अपना आपा खो बैठे थे और उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल भी किया जिसे लेकर लोगों को एक बार तो भरोसा भी नहीं हुआ कि ये बयान नीतीश कुमार का ही है। नीतीश के तू तड़ाक भरे जवाब के बाद विधानसभा की कार्रवाई तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन जब नीतीश से उनके लालू पर दिए बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम राज्य की प्रजनन दर के बारे में बात कर रहे थे, उसी में मजाक में कोई बात कह दी। चुनावी रैली में हल्की फुल्की बातें होती हैं, हमने मजाक में बच्चों की बात कही थी, लेकिन इन हल्की फुल्की बातों का तेजस्वी ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। लोग खुद ही कुछ का कुछ समझने लगे हैं। बच्चों की बात हमने मजाक में कही थी, लेकिन सदन में तो हमने मर्यादा का पालन किया। तेजस्वी को भी सदन में मर्यादा का पालन करना चाहिए था। यानी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में कही गई बातें हल्की फुल्की होती हैं। ऐसे में क्या एनडीए के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए वो भी हल्के फुल्के ही थे और जनता को अब उसे भूल जाना चाहिए।
बिहार में नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए हैं, लेकिन क्या बंगाल में शुभेंदु अधिकारी अपने फैसले से पलटेंगे? ये सवाल टीएमसी के नेता भी पूछ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता हैं जिनका बंगाल की राजनीति पर बड़ा प्रभाव है। शुभेंदु ने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया है और अब टीएमसी उन्हें मनाने में जुटी है। तो शुभेंदु को क्यों मना रही है टीएमसी? देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरू में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सिफारिश के बाद राज्य मंत्रिमंडल से तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार लिया है। ममता की पार्टी टीएमसी के लिए अधिकारी का इस्तीफा बड़ी मुसीबत का संकेत माना जा रहा है। वहीं इस्तीफे को लेकर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हम उनकी नाराजगी को लेकर उनसे बात करेंगे। रॉय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी पार्टी में बने रहेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी का पूर्वी मिदनापुर में जबरदस्त असर माना जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के करीब 60 से 65 विधानसभा सीटों पर उनका बहुत प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ना ममता के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं का इस्तीफा ममता के खिलाफ गुस्से का परिणाम है। दिलीप घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे ने बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार के अंत का संकेत है, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता अभी शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में ही शामिल होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु का टीएमसी छोड़ना कितना नुकसान पहुंचाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में बढ़ती आर्थिक सुस्ती की। महामारी के बीच देश आर्थिक मंदी में फंसता दिख रहा है। लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही है। अर्थव्यवस्था में यदि लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ माइनस में हो तो माना जाता है कि ये मंदी की चपेट में आ चुकी है। ऐसे में क्या आने वाला समय और मुश्किल भरा हो सकता है? फिलहाल आंकड़े तो यही कह रहे हैं, मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। तो क्या कहते हैं दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े? देखिए हमारी रिपोर्ट। महामारी संकट के बीच 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ -7.5% रही है, जो संकेत है कि मोदी सरकार द्वारा लगाई गई पूर्णबंदी के बाद से अर्थव्यवस्था अभी तक संभल नहीं पाई है। पहली तिमाही में जीडीपी -23.9% रही थी और दूसरी तिमाही में भी हालत में ज्यादा अंतर नहीं आया और ये -7.5% रही। अगर पहली तिमाही से तुलना करें तो अर्थव्यवस्था को रिकवरी मिली है। इसके बावजूद नेगेटिव ग्रोथ इकोनॉमी के लिए सही संकेत नहीं माना जा रहा है। लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ को तकनीक तौर पर मंदी माना जाता है। मोदी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने आंकड़ों पर कहा कि हमारी इकोनॉमी बेहतर कर रही है। महामारी से पहले इकोनॉमी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन आपदा की वजह से सुस्ती आई। यही वजह है कि पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में करीब 24% पर चली गई थी। पहली तिमाही के मुकाबले अच्छी रिकवरी है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.6% और कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि आई है। वहीं रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था। केयर रेटिंग्स ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 9.9% की गिरावट का अनुमान लगाया था। कहने का मतलब ये है कि इस लिहाज से इकोनॉमी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 खरब अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट जारी थी। दूसरी ओर महामारी आने के बाद भारतीय जीडीपी और चरमरा गई थी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।